तो आज हम टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है यूनियन पार्लियामेंट। ओके, अभी ना बहुत मैथ्स एंड बाकी के साइंस के सब्जेक्ट भी चल रहे, तो थोड़ा सा ऐसे लगा कि एसएसटी सब्जेक्ट को और भी इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं। तो ये पहला वीडियो है जो एसएसटी जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, एंड अभी हिस्ट्री एंड सिविक्स लाइक 10th आईसीएसई, और कुछ टॉपिक आप 8 के लिए भी यूज़फुल है एंड कुछ टॉपिक 9 के लिए भी यूज़फुल है। समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कि अभी पार्लियामेंट मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। हमारे कुछ दोस्त, कुछ सीनियर, कुछ जूनियर, सब कुछ जो एक यूथ है आज जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग एरिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है फॉर द एजुकेशन सिस्टम में जो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये सब इनके पीछे हमें क्या राइट्स मिलते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, एग्जैक्टली पार्लियामेंट में क्यों हम जानना चाहते हैं, पार्लियामेंट मतलब होता क्या है, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसमें कौन ऐसे वो जो अंदर लोग हैं कि जो बैठे होते हैं डिसाइड करते हैं कि ये सही होगा, ये गलत होगा। अब ये इन सभी को सही गलत करते करते ये किन से डरते हैं, इनके ऊपर में कौन बैठा होता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम आज सिंपल टॉपिक यूनियन पार्लियामेंट, दैट इज द यूनियन लेजिस्लेचर, इस टॉपिक को लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे पीछे कुछ बड़ा ऐसा स्लाइड वाइड नहीं है, एकदम सिंपल मैं टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा तो दैट धीरे धीरे आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। सबसे पहले सिविक्स हो या फिर हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट है ये हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहले वो सिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स को कुछ बोल रहे हैं, वो हम सुनने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हमें क्या होता है ना कि हमें लगता है ये सब्जेक्ट है, तो इसको आप सब्जेक्ट की तरह ना देखो, क्योंकि आप जब इस चीज़ को सब्जेक्ट समझ कर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्क, स्कोर, फिर अच्छा लिखना, ये चीज़ें आ जाएगी। तो पहले ना कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को एज अ जनरल नॉलेज, एज ए इंडियन सिटीजन समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा होता है। मतलब अगर ये आप जनरलाइजेशन लेवल पे समझने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत बोरिंग नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली यूनियन पार्लियामेंट जो होता है, इसके जो कंपोनेंट है वो 3 होते हैं। सबसे पहला होता है लोकसभा। ठीक है, ठीक है। अब सर ये लोकसभा मतलब क्या होता है ये हम समझाएंगे, जिसको अब लोकसभा, लोक मतलब पीपल, सभा मतलब समझिए इंग्लिश में हाउस। ठीक है, तो हाउस ऑफ पीपल इसको बोला जाता है इंग्लिश में, मतलब ये जो दूसरा नाम है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक इसको है। जो नाम दिया गया है ये है हाउस ऑफ पीपल। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब जो बैठे हैं, वो लोगों को घर से ही जाते हैं, ऐसा आप समझने की कोशिश करो। कैसे? अगर मैं खुद पार्लियामेंट में बैठने जाऊँ तो हो सकता है कि मेरे जैसे बहुत से लोग आए और फिर हम सारी जनता वहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो हमने इलेक्ट किए हुए जो लीडर है, जिनको हम पॉलिटिशियन सिंपल भाषा में बोलते हैं। ठीक है, अभी ये मुद्दा बहुत गर्म है, बट थोड़ा सा मैं मुद्दे पे आऊँगा कि मतलब ये टॉपिक पे कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे कि हम जिनको एमपीज़ बोला जाता है, तो ये एमपी लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इज़ कंबाइंडली फॉर्म हाउस ऑफ पीपल, एंड जिनको हम डायरेक्ट इलेक्शन में वोट करते हैं, जैसे खासदार हम जो बोलते हैं, तो वो हो गया लोकसभा का मेंबर, दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको मैं बोलूँगा एमपी। ठीक है? अब सर एक हो गया लोकसभा, तो दूसरा क्या आएगा? राज्यसभा। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? मतलब राज्यसभा में और लोकसभा में। अब भाई साहब लोकसभा में अगर किसी को जाना है तो हम उनको चुन के देंगे, हम उनको वोट देंगे। राज्यसभा में अगर आपको जाना है तो आप वोट देने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे एमएलए होते हैं वही उनको राज्यसभा में पहुँचाएँगे। तो बेसिकली दीज़ आर आवर पीपल, एंड ये है आमदार, या फिर हम जो एमएलए बोलते हैं, उनसे चुने हुए लोग, दैट इज़ अब ये भी एमपी, ये भी एमपी, दोनों खासदार ही है। बट राज्यसभा इज़ मोर, हम जो बोलते हैं कि इसमें दिस इज़ एक्चुअली द अपर हाउस, मतलब इसमें ऐसे जो लोग हैं कि जो इनडायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक अपर है, हाउस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड ये सर ये लोअर हाउस। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है। दिस इज़ लोअर हाउस और ये हुआ अपर हाउस। तो मैंने बता दिया लोकसभा और राज्यसभा। अब इसके बारे में डिटेल हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कि ये इसमें कितने नंबर होते हैं, इसके कितने क्वालिफिकेशन होते हैं, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होता है, कितने, सब कुछ डिटेल में। अब हम समझते हैं पहले कि यूनियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पहला तो सर ने बोल दिया लोकसभा, दूसरा सर बोल रहे राज्यसभा, तीसरा भी सर ने बनाया, एंड दैट थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे
ऐसे 3 लोग जो है वो हमारी पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं, एंड वो कौन-कौन है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है? अभी प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये भी मतलब एक लेक्चर है। इसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे एग्ज़ैक्टली कि ये सब कुछ क्या है। ठीक है? चलो ये क्लियर हुआ। अब पार्लियामेंट है कहाँ सर? पार्लियामेंट जो है ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है? मतलब अभी हम जो लोग जहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे हमारे यूथ, दैट बिल्डिंग दैट वो जो ऐसा ऐसा शेप में है, ठीक है? अभी जो नया बना है, पहले वाला तो गोल था, ठीक है? दैट इज़ पार्लियामेंट, एंड इसमें 3 लोग हैं कि जो 3 चीज़ है या फिर 3 ऐसे पार्ट्स है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है? लोग भी नहीं, चीज़ भी नहीं। 3 फैक्टर्स और 3 पिलर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये तीनों, ठीक है? पार्लियामेंट तो हो गया सर। अब पार्लियामेंट में होता क्या है कि जब हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट में पूरा देश चलेगा, तो एग्जैक्टली हमें 2 ऐसे गवर्नमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। एक होता है सेंट्रल और दूसरा होता है स्टेट। सेंट्रल मतलब जो सेंटर है, ठीक है? जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और स्टेट मतलब कोई भी स्टेट का महाराष्ट्र के जो सीएम है दैट इज़ ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस। तो ये ऐसे 2 लोग हो गए। अब मतलब एक स्टेट को चलाएगा और एक सेंट्रल को चलाएगा। अब दोनों में ना अलग-अलग पावर है। अब यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है फेडरल गवर्नमेंट, इसका मतलब ये होता है कि दोनों को पावर दी गई है, कोई भी एक यहाँ पे बॉस नहीं है। बट एट द सेम टाइम, ठीक है, ठीक है, यूनियन ये जो वर्ड है कि हम बहुत सारे स्टेट्स का एक यूनियन है। मतलब हमने अलग अलग स्टेट को जोड़ के एक पूरा कंट्री बनाया, एंड दैट इज वाई इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है? अब जो यूएसए है दैट इज यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे इंडिया को हम यूनियन ऑफ स्टेट मतलब बोलेंगे। ठीक है? अब ये फेडरल और दूसरा क्या होगा सर? नॉन फेडरल। फेडरल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कुछ पावर इनको, कुछ पावर इनको। मतलब दिस इज एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आप अपने अपने लेवल पे मतलब वो जो गवर्नमेंट है वो चलाओ, ताकि गवर्नेंस थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है? मोनोपोली या फिर एक ही गवर्नमेंट होता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। देन दिस इज ऑल फेडरल गवर्नमेंट। अब अगर मैं पूछूं कि फेडरल गवर्नमेंट और जो दूसरा है, दूसरा कौन सा है सर? नॉन फेडरल गवर्नमेंट। अब नॉन फेडरल के फीचर क्या आते हैं? नॉन फेडरल के फीचर है उसका तो सबसे पहले नाम है यूनिटरी। अब यूनिटरी का नाम मतलब जो नाम है यूनिटरी, इसका मतलब समझो आपको दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप जाना है। आपने पापा से पूछना उतना कुछ बराबर नहीं समझा, तो आप मम्मी के पास गए। मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे गोवा जाना है, मुझे परमिशन चाहिए। मम्मी बोले देख, ये जो भी काम है, परमिशन है, सब कुछ ये पापा डिसाइड करते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? सिर्फ बात करो। लेकिन पापा ने मना कर दिया तो मना हो जाएगा। ठीक है? दैट इज यूनिटरी फीचर। मतलब भाई साहब कोई एक, ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या सही क्या गलत, वैसे। ठीक है? यूनिटरी इन स्पिरिट एंड फेडरल इन फॉर्म, ये जो है ये चीज़ को मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपको, ठीक है, यूनिटरी के बारे में समझाऊंगा। तो यूनिटरी मतलब होता है कोई एक अथॉरिटी के पास सब कुछ पावर होना। ठीक है? वैसे सिचुएशन देश की वैसी चल रही है, बट दिस इज द लेक्चर। तो हम जो किताबों में दिया है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अब भले ही हमें ऐसा लगे कि वी आर मतलब फेडरल भी है, नॉन फेडरल भी है, बट ऐसा नहीं है। स्पिरिट में देखा जाए, मतलब हमारी आत्मा जो देखा जाए तो यूनिटरी है। ठीक है? नॉन फेडरल। ठीक है? लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो फॉर्म है, वो क्या है सर? फेडरल। मतलब कुछ चीज़ों में हम यूनिटरी भी हैं और कुछ चीज़ों में हम फेडरल भी है। ऐसा ये स्टेटमेंट बोलने की कोशिश कर रहा है। एंड इसे स्टेटमेंट हम जब लिखते हैं तो हमें कुछ क्लैरिटी आती है कि ओके, हमें अभी एग्जैक्टली हम क्या है, हम यूनियन भी है और फेडरल भी है, बट यूनियन इन स्पिरिट एंड फेडरल इन फॉर्म। ठीक है? आप याद रखने के लिए, मतलब ये स्टेटमेंट याद रखने के लिए ऐसा लिख सकते हो। ठीक है? एफ एफ, तो याद रहेगा। डन। अब एग्जैक्टली यूनिटरी फीचर होते क्या है सर? सबसे पहले देखो, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कितना है सर? सिंगल। ठीक है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो एक ही बना है ना, हर स्टेट के लिए अलग अलग नहीं है। सो दैट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, हम ऐसा नहीं बोलते कि जैसा मैं आई एम महाराष्ट्रियन, तो मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ या उसके बाद में इंडिया का नागरिक हूँ, नहीं। नागरिक या फिर सिटीजनशिप एक ही है, दैट इज इंडियन। एंड रेसिडेंस या फिर डोमिसाइल वाला जो है वो महाराष्ट्र का हो सकता है। ठीक है? तो सिंगल सिटीजनशिप।
तो बार बार ना एक वर्ड ज़्यादा आ रहा है, सिंगल सिंगल। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी एक चीज़ एक तरफ झुकी हो तो दैट इज़ यूनिटरी फीचर, मतलब उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बैलेंस नहीं है। ठीक है? तीसरा है कि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है, मतलब जैसे टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, रेलवे, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये जो मतलब खतरनाक वाले जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमने यूनियन गवर्नमेंट को दिया है, तो उससे थोड़ा लग रहा है कि दिस इज यूनिटरी गवर्नमेंट। दूसरा है, अगर कोई यूटीज दैट इज यूनियन टेरिटरीज को मैनेज कर सकता है तो दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि दिल्ली। ठीक है? तो ये जो चीज़ हम देख रहे हैं कि दिल्ली इज मैनेज एंड एडमिनिस्टर्ड बाय, वैसे तो मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हम लोग बोलते हैं वो होते हैं, बट टॉप लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट ही उनका कंट्रोल करती है। ठीक है? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि जो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, यूनिटरी इन स्पिरिट बट फेडरल इन फॉर्म, याद रखना FF। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम मैंने आपको पहले समझा दिया यूनियन पार्लियामेंट के पिलर्स क्या क्या थे। ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है? उसके बाद हम आई फेडरल गवर्नमेंट, नॉन फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट का कितना रोल है, सेंट्रल का कितना रोल है। फिर नॉन फेडरल में हम लोग आए जिसको हम यूनिटरी फीचर बोलने लगे। यूनिटरी फीचर के बारे में हमने डिस्कस किया कि सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यूटी जो है यूनियन टेरिटरी वो एडमिनिस्टर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है? एंड ऐसे कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। अभी मैं थोड़ा सा लोकसभा राज्यसभा पे आया हूँ। अभी टोटल मैंने जो बताया कि लोकसभा ये जो चीज़ है, लोकसभा ये ऐसे लोग वहाँ पे है जिनको हम MPs बोलते हैं एंड उनको डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करते हैं, जो 5-5 साल में इलेक्शन होता है। ठीक है? यस, लास्ट टाइम कब हुआ था मुझे कमेंट में बताइए कि लास्ट इलेक्शन कब हुआ था। इसको बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल। ठीक है? ठीक है? मैंने बताया कि डायरेक्टली इलेक्शन वाले लोग वहाँ पे है हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। ठीक है? दूसरा, इसके टर्म कितने साल के होते हैं सर? अगर आपको MP बनना है तो आप मिनिमम मतलब मैक्सिमम जो एक टर्म रहेगा कंप्लीट वो 5 साल का रहेगा। ठीक है? अब उसमें कंपोजिशन क्या रहेगा, मतलब कैसे वो लोग बनते हैं, कितने लोग होते हैं, 550 लोग होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली। फिर आता है क्वालिफिकेशन के ऊपर, आप क्या रहना चाहिए। आप सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपकी उम्र कितनी होना चाहिए, आप गवर्नमेंट नौकरी हो तो उसका क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं क्वालिफिकेशन के लिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए एंड ऑल, आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, तो ये सब कुछ। ठीक है? फिर होता है अगर क्वालिफिकेशन है ऑब्वियसली डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा, तो उसमें कितना क्या कंडीशंस है, क्या टर्म्स है कि जिसके थ्रू आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके बाद और एक पॉइंट है, अब देखो डिस्क्वालिफिकेशन एंड वैकेशन ऑफ सीट ये दोनों अलग चीज है। ठीक है? आपको डिस्क्वालीफाई कर देना या आपकी सीट वैकेंट हो जाना। समझो मैं 60 डेज तक कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं आया, ठीक है, या फिर कोई मैं पार्लियामेंट के एक्ट के अनुसार या कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के अनुसार अगर आई एम गिल्टी ऑफ सम लाइक क्राइम, तो फिर मेरा सीट वैकेंट होगा कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। वैकेशन मतलब होता है कि उसको सीट को खाली कर देना। अगर आप पहले से MP हो लेकिन आपने MLA की इलेक्शन जीत लिया, आपकी वो सीट क्या हो गई, खाली हो गई। तो इस टाइप के जो है कि सीट खाली करना एंड डिस्क्वालीफाई करना, ये दो चीज़ अलग अलग है। ठीक है? तो इस स्लाइड में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शनरी सेशन दिया कि एग्जैक्टली ये सेम चीज़। अभी जैसे मैंने आपको दिस इज ऑल अबाउट लोकसभा, फिर हम और राज्यसभा के भी बारे में पढ़ेंगे कि उसको हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है कि क्या बोला जाता है, अपर हाउस होता है कि लोअर हाउस होता है, उसके टर्म, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड वैकेशन ऑफ सीट्स। वैसे कुछ अलग अलग टाइप के हम मतलब सारे मुद्दे कवर करेंगे जिसको सुन के आपकी SST या आपका हिस्ट्री सिविक्स ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सॉल्व हो सकता है। थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया, उसके बाद भी मैं ऐसे बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा बस इतना कर लो दोस्तों यही आएगा एग्ज़ाम में, पेपर लीक हो गया है, ये जो बड़ी वाली चीज़ें हैं वो उसके लिए भाई साहब हम गरीब हैं, उतना हमसे नहीं आता। ठीक है? नॉर्मल आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा एंड उस साथ आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी, थोड़ा कीवर्ड्स, थोड़े से नोट्स एंड थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा पेपर। उसके बाद फिर हम बोलेंगे कि हाँ अभी आप टॉप मार सकते हो। ठीक है? सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। डन? सो अभी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे लोकसभा में होता क्या। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत है,
जो मैंने किया, इसमें सबसे पहले हमें पता है कि लोकसभा, लोक अभी नाम पे ही हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ पे पीपल रहेंगे, बट हमें पता है कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं जिनको हम एमपी या खासदार बोलते हैं, ये हमारे डायरेक्ट इलेक्शन से ही आते हैं। तो दैट्स वाई हाउस ऑफ पीपल, मतलब दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय हम लोग, तो हमें उनको क्या बोलना चाहिए, हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। दूसरा, अभी हम डिस्कस करेंगे टर्म कि कितने साल के लिए लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं। तो सबसे पहला है इलेक्टेड फॉर 5 इयर्स, अगर सही सही काम हुआ तो 5 साल के लिए वो रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ आनी बानी या फिर इमरजेंसी आई तो 1 साल के लिए वो जो मतलब ड्यूरेशन है वो बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये टर्म्स कंडीशन है, मतलब थोड़ा सा एक्सेप्शन वाली चीज़ कि क्या 5 साल से ज़्यादा लोकसभा के मेंबर रह सकते हैं, उसका जवाब है हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोजिशन, कितने मेंबर होते हैं। अब टोटल मेंबर तो वैसे पहले 552 थे, कैसे सर, सबसे पहले ये जो 550 थे इनका 530 एंड ये 20, तो 530 जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी है फॉर द स्टेट, और ये सारे जो नंबर है ये डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, कि आपके जैसे यूपी है, महाराष्ट्र, तो जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हैं उनको वैसे अकॉर्डिंगली सीट्स अलॉट की जाती है। अब जो 20 है, दिस इज यूटी, यूनियन टेरिटरी। और जो 2 है ना भाई साहब, ये 2 बड़े ही वैसे वाले इंसान थे कि दे आर लाइक एंग्लो इंडियन, मतलब समझो आप फॉरेन के हो, कोई फॉरेनर है, समझो इंडियन फीमेल से उन्होंने शादी की, तो वो वाले लोग, तो इनके लिए 2 सीट रिजर्व थी, लेकिन अभी वो जो प्रोविज़न है वो निकाल दिए गए, तो अभी हम फॉर द प्रेजेंट टाइम हम करेंगे 550, ठीक है, डन, दिस इज कंपोजिशन। अब क्वालिफिकेशन क्या होगा सर, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, ऐसा कुछ नहीं है सर, इनको छोड़ के सब कुछ, मतलब सबसे पहले तो वो सिटीजन होना चाहिए, सिंपल है। एंड यंगेस्ट हम बोलते हैं ना कि ये यंगेस्ट एमपी या फिर यंगेस्ट हम बोलते हैं खासदार, तो ये जो चीज़ें हैं इसमें यंगेस्ट मतलब कितना सर, 18 साल, 21 साल नहीं, ठीक है। तो मिनिमम एज है 25 ईयर्स, तो 25 साल के आप जैसे ही हो जाओगे वैसे आप इलेक्शन लड़ सकते हो। आपका नाम इंडिया की किसी भी इलेक्टोरल सीट में होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप महाराष्ट्र के हो तो गुजरात में रहेगा तो चलेगा क्या, किधर भी भाई साहब, ठीक है, आप लड़ सकते हो। दूसरा, आपके ऊपर भाई साहब कोई भी ईएमआई नहीं होना चाहिए, यू शुड बी डेब्ट फ्री, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। अगर समझो आप गवर्नमेंट टीचर हो एंड आपको इलेक्शन लड़ना है, तो आपको गवर्नमेंट टीचर का जो जॉब है वो छोड़ना पड़ेगा, मतलब आप एक सेम टाइम में दोनों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं चला सकते, ठीक है, ये हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दूसरा, साउंड ऑफ माइंड, मतलब दिमाग से पैदल ना भाई साहब, थोड़ा सा अच्छा रहो, दिमाग से स्टेबल रहो, तो आप चीज़ें, अब वो बहुत बात की बात है कि आप एक बार इलेक्शन जीत गए तो फिर आपका दिमाग हिलेगा, तभी भी चलेगा, क्योंकि आप उस टाइम पे एमपी रहोगे, ठीक है। नॉट क्रिमिनल, ठीक है, ये ठीक है। थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि बिना ठीक है। क्रिमिनल के तो इलेक्शन इंडिया में लोग, मतलब आपको पता ही है सिचुएशन, अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस टॉपिक पे। तो ऐसा बोल रही लिखी हुई चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नॉट क्रिमिनल होना चाहिए, आप क्रिमिनल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्ट, बाकी की चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट, डिसक्वालिफिकेशन, अब कैसे इन चीज़ों को, इन लोगों को डिसक्वालीफाई हम कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने बताया पहले, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट मतलब ये पैसे वाला मैटर है, फाइनेंशियल इश्यूज उसके साथ नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा, सिटीजनशिप इशू, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो एंड अगर आपने यूएस का सिटीजनशिप ले लिया या अप्लाई कर लिया तो फिर दिक्कत आ सकती है, या फिर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने अगर आपके सिटीजनशिप निकाल दिया तो इशू आ सकता है, ठीक है, सिटीजन होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, अगर कोई समझो लॉ बना है एंड उस लॉ के अगेंस्ट आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, लॉ भी पार्लियामेंट का होना चाहिए, तो फिर दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिससे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ओके, नाउ वैकेशन ऑफ सीट्स, आपको कब कब सीट खाली करना पड़ेगा। अगर रिजाइन कर दिया तो ठीक है भाई साहब, अभी तो कॉमन सेंस है कि आप खुद ही रिजाइन कर रहे हो तो सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे भी अटेंडेंस कंपलसरी है 60 डेज तक, अगर आप समझो कोई सेशन में हाउस में नहीं आते कंटिन्यूसली 60 डेज, ऐसा नहीं 20 दिन गए फिर वो, तो वैसा नहीं, कंटिन्यूसली 60 डेज अगर आप नहीं आते हो तो इस केस में आपको सीट वैकेंट करना पड़ सकता है। इलेक्टेड फॉर सीट विच इज अंडर स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आप ऑलरेडी खासदार हो एंड फिर आमदार के लिए चुन रहे हो,
या फिर एमपी हो फिर एमएलए के लिए जा रहे हो तो आपको वो सीट छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसमें हमने टर्म, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये चीज़ हमने डिस्कस किया, और वैकेशन ऑफ सीट। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट नहीं बोलूंगा बट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट लोकसभा। ओके।